नमस्कार, हरियाणा आज देख रहे हैं आप। और चुनाव प्रचार का भोंपू थम चुका है। एक महीने के चुनाव प्रचार के दौरान कितना नफा नुकसान नेताओं की बयानबाजियों के चलते पार्टियों उम्मीदवारों को हुआ, इस तमाम मुद्दे को लेकर, इन तमाम बातों को लेकर आज हरियाणा आज ये खास रिपोर्ट लेकर आया है। और इस रिपोर्ट में मेरे साथ हरियाणा आज के मुख्य संपादक सुंदर सोलंकी जी हैं। सोलंकी जी के अलावा इनपुट एडिटर महेंद्र जी हैं। दोनों ही शख्सियत लगातार चुनाव के दौरान विभिन्न हलकों में रही हैं। चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं की बयानबाजियां भी आई। कहीं शमशेर गोगी का बयान था, कहीं नीरज शर्मा का बयान था, तो कहीं जस्सी पेटवाड़ की सभा में कुमारी शैलजा पर तल्ख टिप्पणी की गई थी। हालांकि कांग्रेस कितनी कामयाब रही इस पूरे मामले को लेकर डैमेज कंट्रोल में, बीजेपी के नेताओं के द्वारा जिस तरह से बयानबाजी की गई थी, उसका कितना असर बीजेपी के कैंडिडेट्स को मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां भी इतनी प्रभावी नहीं हुई इस बार, क्योंकि जिस तरह से चुनाव प्रचार था, चुनाव प्रचार के दौरान जो उनकी रैलियां रखी गई थी वो भी ज्यादा प्रभावी नहीं कही जा सकती है। कांग्रेस की तरफ से भी दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्य केंद्र बिंदु इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान देखे गए थे। हालांकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी अपने दौरों पर कहीं न कहीं अपने अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट करती दिखाई दी थी। कुमारी शैलजा की नाराजगी क्या कुल खिलाएगी, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सर, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एक महीने का चुनाव प्रचार, कई सारे रंग इस चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिले, और ये रंग 5 तारीख को जब मतदान होगा और 8 को नतीजे आएंगे, सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। आपकी विशेषज्ञता क्या कहती है सर? रवि, 30 दिन की जो ये पूरा एक्शन हुआ, पूरा सब लोगों ने जितने भी प्रयास किए, उसका मकसद ही ये था कि 5 तारीख को लोगों को अपने पक्ष में निकालना है और 8 तारीख को जो नतीजा आना है उसी के लिए सारी मारामारी है। लेकिन एक बहुत सारी बड़ी चीज़, एक चुनावी हमारे यहाँ एक उत्सव होता है और उत्सव में अलग अलग रंग दिखते ही हैं, और इस बार जो रंग दिखे वो कुछ बेहद खास थे। हमने देखा कि जब शुरुआत में बात चल रही थी तो ये चल रही थी कि एक एंटी इनकम्बेंसी जो बीजेपी के खिलाफ है, वो तकरीबन 1.5-2 महीने पहले की स्थिति, लेकिन और ये माने जाने लगा कि चुनाव जो कांग्रेस का है वो 60+ जाना है, 60%। हाँ, नतीजा जो है वो इस तरह रहेगा और बीजेपी के खिलाफ रहेगा। लेकिन हमने देखा जैसे जैसे चुनाव रफ्तार पकड़ता गया, चाहे वो कैंडिडेट के बंटवारे की बात हो, चुनाव जैसे टिकट बटी, और हालांकि हमने देखा कि बहुत सारी टिकटें बंटने के बाद बीजेपी की तरफ से भी विरोध प्रदर्शन हुए, उनके नेताओं ने छोड़ा, चाहे वो हम बाडड़ा के सुखविंदर बाडड़ा की बात कर लें, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस बीजेपी के अध्यक्ष थे, चाहे हम इनकी बात कर लें, देवेंद्र कादियान की बात करें सर, और इसके अलावा रामविलास शर्मा जी भी नाराज दिखाई दिए। शर्मा जी की बात कर लें, इसके अलावा हमारे कंबोज, ये इस तरह के रंग दिखे। जाहिर सी बात है, चुनाव में सबको संतुष्ट किया नहीं जा सकता, तो उनका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, ये बात आने लगी थी। लेकिन जब जैसे ही कांग्रेस की टिकटें आई और उसके बाद जो नाराजगी दिखी, वहां भी बगावत के सुर जो है, बगावत के सुर बीजेपी से बहुत तेज दिखे। तो उसने कहीं ना कहीं ऐसा माहौल जो 60-65 पे दिख रहा था, वो धीरे धीरे 50 तक आने की प्रक्रिया वहां से शुरू हो गई। जो कांग्रेस पहले चुटकी लेती थी, उसके बाद बीजेपी के नेता भी चुटकी लेते दिखाई दिए थे पूरे प्रकरण पर। बिल्कुल, और ये स्थिति बनती है। लेकिन ये शुरू से ही हम लोग इसी बात पे थे कि क्या कांग्रेस के प्रति जो एक रुझान, एक मोमेंटम बन रहा है, वो क्या कांग्रेस उसको सस्टेन कर पाएगी 30 दिन, और हुआ भी वही। अब जो स्थिति है, आज की जो स्थिति है, उसमें जो प्रभाव दिख रहा था कांग्रेस का, जो धार दिख रही थी कांग्रेस की, वो कुंद हुई है, वो कमज़ोर हुई है। और जिस तरह से बात करें, बीजेपी की कैंपेन की बात करें, इस पूरे उसमें बीजेपी ने लगातार वही बात कही कि 10 साल बाद, जो 10 साल पहले की स्थिति थी कि भ्रष्टाचार था, नौकरी आपको बिकती थी, उससे मिलेगा, ट्रांसफर एक सिंडिकेट था वो हमने खत्म किया, ऑनलाइन ये सारी चीज़ें हुई, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात है, बाप बेटे की बात हो जाएगी, परिवार की बात होगी। तो ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली चली। लेकिन एक जो फेवर में सबसे बड़ी चीज़ थी कांग्रेस की, वो थी कि एंटी इनकम्बेंसी।
10 साल की सरकार के खिलाफ ना चाहते हुए अच्छे काम करते हैं तो भी लोग नाराज हो जाते हैं। वो स्थिति दिखाई दी और उस स्थिति को कांग्रेस को जिस तरह से भुनाना चाहिए था। शुरू में हमने देखा कि हरियाणा मांगे हिसाब एक जबरदस्त कैंपेन चला, भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पे चलाया गया था। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पे काफी लोग उससे लगातार ऐसे लग रहा था लोग स्वतः ही जुड़ रहे हैं। लेकिन सर ये नहीं लगा कहीं ना कहीं कि नकारात्मकता जो है बीजेपी के प्रति ज्यादा थी सकारात्मकता की बजाय, कांग्रेस के प्रति सकारात्मकता उसकी बजाय? जो वही बात इसी मंच पर हमने कही थी कि ये चुनाव जो है एंटी इनकम्बेंसी की वजह से बीजेपी को हराने का ज्यादा और कांग्रेस को जिताने का कम दिखाई दे रहा था। और अभी भी फिलहाल भी ये स्थिति है कि लोग जो है, लोगों के पास कोई अल्टरनेटिव था नहीं कांग्रेस के सिवाय, जिस तरह से जहां सत्ता विरोधी लहर दिखाई दी थी इस वजह से। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि कांग्रेस के अलावा सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी भी, उनकी जिस तरह से हम देखें, चाहे अभय चौटाला चाहे दुष्यंत चौटाला, वो केवल जो स्थिति बनी इस पूरे चुनाव में वो यही बनी कि वोट काटो वाली जो स्थिति है, चाहे उनके साथ बीएसपी का गठबंधन, अभय चौटाला का एएसपी का गठबंधन जेजेपी के साथ हो। उधर एक और बड़ी चीज हुई जो घटना हुई, आम आदमी पार्टी से गठबंधन की बात चल रही थी, तो कहीं ना कहीं हाँ ऐसी स्थिति बनी कि कुछ जगह पर जहाँ 5-4 हजार का मार्जिन रहता है वहाँ कम से कम आम आदमी के आने से ये स्थिति बनेगी कि बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान होगा, डेंट होगा। अब खुद बीजेपी की मंशा भी यही थी कि जितनी भी ज्यादा दल लड़े, जितनी भी पार्टियां लड़े, उनके लिए बेहतर स्थिति होगी, वोट जितना बढ़ेगा बीजेपी को फायदा होगा, ये माना ही जा रहा था और ये स्थिति बनी भी। कहीं ना कहीं ये एक महेंद्र जी आप ये देखें, ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा है इसमें रवि, ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा है बीजेपी का। जिस तरह से जो खिलाफत थी ज्यादातर वोट, वो चाहे बीएसपी, एएसपी, जजपा और आईएनएलडी और या फिर बात करें आम आदमी पार्टी। लेकिन अभी महेंद्र जी अभी लगता नहीं है कि बीजेपी अभी जो है शांत नहीं हुई है। बीजेपी ने ये माना नहीं है कि अपेक्षित जिस तरह की सीटें थी चुनाव की घोषणा के दौरान या फिर कैंडिडेट्स की घोषणा के दौरान, उसके बाद बीजेपी ने अच्छा खासा सर्वाइव भी किया। चाहे अमित शाह के दौरों की बात करें, राजनाथ सिंह के दौरों की बात करें, कहीं ना कहीं दूसरे योगी जी भी अच्छे खासे उनका भी असर देखने को मिला था। तो माना नहीं जा सकता कि अभी भी जो है बीजेपी मजबूत स्थिति में है। देखिए रवि जी, एक सबसे जो खास बात विधानसभा चुनाव 2024 की रही है कि हरियाणा के चुनाव को चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो हल्के में नहीं ले रही। दिल्ली के लिए हरियाणा बेहद महत्वपूर्ण है, ये समझ दोनों पार्टियों को आया है। अब बात करें जितनी ताकत इस विधानसभा चुनाव को लड़ने के लिए दोनों पार्टियों ने झोंकी है, आपका भी लंबा अनुभव है, आप इतिहास में देखेंगे तो इतनी ताकत कभी भी ना तो कांग्रेस पार्टी ने लगाई है ना बीजेपी ने लगाई है। इतना तंत्र जो है, इतना तंत्र लगा देना ये पहली बार देखने को मिला है। अब बीजेपी की तरफ से देखिए कौन कौन आए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं, इसके अलावा हिमाचल से यहाँ पर आए हैं विप्लव कुमार देव जी, विप्लव कुमार देव। दूसरा, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, उन्होंने खुद कैंपेनिंग चलाया है पूरे हरियाणा में, यानी कि वो भी पूरी ताकत झोंक रहे थे। उसके बाद शीर्ष लीडरशिप की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां हुई हैं। अमित शाह, करनाल की हम बात करें तो करनाल के एक छोटे से गांव कुंजपुरा में अमित शाह की रैली हुई है कि शायद ये कल्पना भी नहीं की जा सकती, आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक छोटे से गांव में देश का गृह मंत्री रैली करने के लिए आए और लोगों से अपील करने के लिए, ये बड़ी बात थी। और इसके बाद राजनाथ सिंह आए हैं यहाँ पर, उन्होंने कई रैलियां की हैं। तो ये जो पूरा तंत्र जो बीजेपी ने लगाया है ये बताता है कि ये चुनाव उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, हरियाणा जितना कितना महत्वपूर्ण। अब बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस में आप देख लीजिए, कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या उनकी जो बड़ी शीर्ष लीडरशिप है वो कभी आज विधानसभा चुनाव में इतना ज्यादा प्रचार करने के लिए कभी नहीं आए। राहुल गांधी करनाल में आए, एक गोगड़ीपुर में एक गांव, एक छोटे से गांव में एक परिवार से मिलने के लिए पहुंचे कि मैं अमेरिका से उनके बेटे से मिला था और मैं यहाँ हालचाल जानने के लिए आया हूँ। ये कितनी बड़ी बात थी कि राहुल गांधी अमेरिका से सीधा गोगड़ीपुर गांव पहुंचे चुनाव से उसको जोड़। बिल्कुल, ये सीधी घटना जो है ये चुनाव से जुड़ी हुई।
उसके बाद वो किसी नेता से नहीं मिलते, वो वीरेंद्र सिंह राठौर से मिलते हैं और वापस चले जाते हैं। उसके बाद कई रैलियां प्रियंका गांधी खुद कर चुकी हैं। रोड शो उनका जीटी बेल्ट पर, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, उस पर फोकस रहा है राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का। बड़े रोड शो उन्होंने किए हैं। तो ये जो तैयारियां, ये जो पूरा प्रचार चला है, ये कहने के लिए काफी है कि हरियाणा के प्रचार में कोई भी पार्टी ऐसा नहीं हो सकती जिसने कम ताकत लगाई है। अब आती है सबसे बड़ी बात, जो सबसे प्रभावी मुद्दे जिनको हम कह सकते हैं, जो सीधे रूप से वोटर को और जो हरियाणा की जनता को प्रभावित कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का मुद्दा है, नौकरी का मुद्दा है। अब उसमें दो तरह के बयान हुए हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से बिना खर्ची बिना पर्ची को भुनाने की कोशिश की, बार बार बिना खर्ची बिना पर्ची का मुद्दा आया। उसके काउंटर में कांग्रेस की तरफ से, जो आपने भी सुना होगा, कई मंचों पर बात आई कि हम नौकरियां किस लिहाज से देंगे, किस पैटर्न से देंगे, वो कांग्रेस ने साधने का प्रयास किया। शमशेर सिंह गोगी, उन्होंने बयान दिया कि नौकरियों में हम पहले अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का भरेंगे, फिर उसके बाद देंगे। बयान बड़ा चर्चित रहा, बहुत वायरल हुआ था। नीरज शर्मा का बयान भी ऐसे ही रहा था। इसके अलावा गन्नौर से जो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं कुलदीप शर्मा, उनके जो एडवोकेट बेटे हैं चाणक्य पंडित, उनका बयान बड़ा वायरल हुआ कि आपको नौकरियां मिलेंगी तो आप अपना रोल नंबर स्लिप मेरे पास लेके आना, मैं हुड्डा जी के पास लेकर जाऊंगा और आपकी नौकरी। तो ये, हालांकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने अपने वोट बैंक को मजबूत करने का प्रयास किया, लेकिन ये उनके विरोध में जाता हुआ दिखाई दिया। बीजेपी ने इसको भुनाने की कोशिश की, इसको कैच करने को पूरा भुनाया इसको, कि देख लीजिए, जिस चीज को हम कहते थे कि नौकरियों में बंदरबाट करते हैं, क्षेत्रवाद करते हैं, जातिवाद करते हैं, वही पैटर्न ये लेके आना चाहते हैं इनके प्रत्याशी, यही घोषणा कर रहे हैं। तो ये बड़ा की पॉइंट होगा नौकरियों का मुद्दा। बीजेपी लगातार बापू बेटे की पार्टी कहती आई है। पहले भी किरण चौधरी जब कांग्रेस में थी तब भी वो यही बात कहती थी। उसके बाद दूसरे नेता, चाहे कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायक सिंह सैनी की बात करें या फिर दूसरे तमाम नेताओं की बात करें, बीजेपी के नेताओं की बात करें, लगातार ये बात कहते आए बापू बेटे की पार्टी है। और इस बात को मोहर भी लगाई थी प्रियंका गांधी ने अपने दौरों के दौरान कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार पब्लिक के बीच में रहे हैं, वो रिपोर्ट लेती रही है। आपको नहीं लगता सर, दीपेंद्र और कहीं न कहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरों से इस बात की तस्दीक हुई है कि हरियाणा में कांग्रेस जो है बिना किसी नाम के, बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ते हुए भी चेहरों पर चुनाव लड़ रही है? देखिए, बिल्कुल सही बात है। और इसको हालांकि ये मुद्दा बनाया है, ये अघोषित रूप से आप मानिए कि 72 टिकटें हुड्डा साहब के खाते से, या यूं कहिए कि उनके जो समर्थक जिनको वो चाहते थे उनको टिकट दिलाने में कामयाब हुए। इससे एक बड़ा मैसेज ये होता है कि अगर जिस तरह से अगर सत्ता में कांग्रेस आती है तो निश्चित रूप से हुड्डा साहब का मुख्यमंत्री बनना तय है। ये 72 टिकटों का मिलना कोई आसान बात नहीं होती है, या ये बगैर आला कमान की मर्जी के संभव नहीं है। तो आला कमान ने कहीं ना कहीं उनको एक फ्री हैंड दिया, और वजह भी है क्योंकि 5 सीटों का जिस तरह से प्रदर्शन रहा लोकसभा में, वो कांग्रेस एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इस तरह की स्थिति होगी, लेकिन हुड्डा साहब ने वहां भी अपने हिसाब से टिकटें बांटी, अपने हिसाब से रणनीति बनाई, और उसका नतीजा, और वजह यही थी कि उसका क्रेडिट अभी विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से तो परफॉर्म जो कर रहा है, पार्टी उस पर यकीन कर रही है। बहुत सारी कितनी भी बातें कर ले, लेकिन ये मान के चलिए कि कांग्रेस का मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा है हरियाणा में। और आपने देखा होगा, बयान में देखा होगा, बीजेपी के जितने भी लीडर हैं वो कांग्रेस को अटैक कम कर रहे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चुनाव बीजेपी का नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा था। ये बड़ी खास बात है। सबको पता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जितना अटैक करोगे या जितना कमजोर कर सकते हो, जितना वार कर सकते हो, अब वो इसी लिहाज से इसको परिवारवाद। आपने एक और देखा कि अचानक ही सारे बीजेपी वाले कुमारी सैलजा के हितैषी हो गए। बीजेपी में आने की चर्चाएं भी थी कुमारी सैलजा की, क्योंकि एक तरह से जो एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। रवि इतनी हमदर्दी हो गई, अरे देखिए कुमारी सैलजा के साथ ये क्या कर रहे हैं। आप ये देखिए ना, ये राजनीति कितना गजब दलित वोटों को भी रिझाने की, लुभाने की कोशिश की, चाहे कांग्रेस की बात करें, कमजोर सैलजा के बहाने हुड्डा साहब को कमजोर करने की कवायद
तो कहीं ना कहीं ये इस तरह की बयान, लेकिन ये मान के चलिए कि इसका फायदा बीजेपी जितना भी चाहे थोड़ा डेंट हो बड़ा डेंट हो कुमारी सैलजा के बहाने कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा करने में बीजेपी कामयाब रही एससी वोटर्स में। और ऊपर से जो बयान आया था नारनौल से, जस्सी पेटवाड़ की सभा में, जहां से नारनौल से जो एक बयान आया था, इसके अलावा इक्का दुक्का बयान और भी आए थे। जयप्रकाश जेपी कहते हैं कि लाली पाउडर लगाने से जो है वो टिकटें नहीं मिलती हैं। इस तरह के कई विवादास्पद बयान भी इस पूरे चुनाव के दौरान देखने को मिले थे। क्या सैलजा को, कुमारी सैलजा को मनाने में कांग्रेस आलाकमान कामयाब रहा? सर आपको लगता है, हालांकि राहुल गांधी की सभा में दोनों के हाथ में मिलवाए गए थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा, उन्होंने खुले मंचों से कहा कि मैं आखिरी सांस तक कांग्रेस में हूँ। दूसरी बड़ी चीज है, खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमारी सीनियर नेता हैं और जो भी उनके खिलाफ कुछ ऐसा करेगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये पूरी बातें, ये कवायद तभी आई जब बीजेपी ने बहुत अटैकिंग खेला इस पर, कुमारी सैलजा वर्सेस। उन्होंने यही तो बात कही कि ये जो कांग्रेस है वो अपना घर ही नहीं संभाल पा रही है, कांग्रेस को कांग्रेस हरा रही है। इस बात को भी तो बीजेपी हर प्लेटफॉर्म पे कहती रही कि कहीं ना कहीं ये आपस में लड़ने वाले लोग हैं और आप कहाँ इनको हरियाणा देने जा रहे हो, इनके जिम्मे कर रहे हो। और इसी बात को लेकर और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बीजेपी को फायदा मिला है इस बात का। जो एससी वोटर ये माना जा रहा था, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में एक मुश्त कांग्रेस की तरफ गया, हाँ वो कहीं ना कहीं उस डैमेज को कंट्रोल करने में बीजेपी ने प्रयास किया है इस पूरे मामले में। दूसरी एक बड़ी चीज और देखने को मिली इस पूरे सिनेरियो में कि ये जो खर्ची पर्ची के अलावा एक और बड़ी चीज, दलितों का ये जो फैक्टर था उससे बीजेपी पहले ही चोट खा चुकी है लोकसभा में। हाँ, उसे लग रहा था कि अगर दलित वोट फिर एक साथ मिल गया, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है संविधान बचाने की बात, आरक्षण की बात कहीं न कहीं आरक्षण के बहाने कहा गया था, उसे तो बीजेपी ने लपका। वो राहुल गांधी जिस तरह से कह रहे थे कि धीरे धीरे जब वक्त आएगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, हाँ, तो उसे लपकने की कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से। एक और जो चीज मैं बता रहा था कि इसमें इस पूरे जो कैंपेनिंग जिस तरह से हुई बीजेपी की तरफ से हो या कांग्रेस की तरफ से हो, तो मेन और मुख्य तौर से अगर मुद्दों की बात करें तो यही 3-4 मुद्दे, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे दलितों पे अत्याचार की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, जैसा आपने कहा परिवारवाद की बात हो। लेकिन इसमें जितना अटैकिंग तरीके से कांग्रेस चली थी और आज क्योंकि आखिरी दिन होने के बाद जितना आगे चुनाव बढ़ा उतनी धार कम दिखी उसकी, उसका प्रभाव उतना दिखा नहीं। तो तभी हम देख पा रहे हैं कि अभी भी 90 में से तकरीबन सीटों पे किसी से बात करो फंसी हुई है, फाइट है, कांटे की टक्कर है। कहीं तिकोना मुकाबला, कहीं बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट्स के बीच तिकोना। और जिस तरह की ये बात करें, ये 12-15 सीटें मैक्सिमम 15 सीटें हैं, लेकिन 15 सीटें ऐसी भी हैं जो बिल्कुल फ्लक्चुएट कर रही हैं कि वो कहीं भी किधर भी उतनी सीटें बीजेपी की भी है सर, कि बीजेपी जो है कई सारी सीटें ऐसी दिख रही हैं जो बीजेपी के खाते में जाएंगी। हालांकि उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन ये नहीं लगता कि जो कैंडिडेट्स की, जो संभावित कैंडिडेट्स थे, उम्मीदवार थे जिनकी टिकट काटी गई थी, उसके बाद बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर पाई, चाहे रामविलास शर्मा की बात करें या दूसरे नेताओं की बात करें? नहीं, निश्चित रूप से हर ये आलाकमान की तरफ से कोशिश, विशंबर वाल्मीकि की टिकट काटी गई थी, सीमा त्रिपाठी की टिकट काटी गई थी, उनको बना लिया गया कहीं बीच में। कविता जैन, उनको भी सोनीपत से बिल्कुल बना लिया गया, उनको भी बना लिया गया। एक और ऐसा सोनी जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि क्या वो मुद्दे रहेंगे जो नेताओं ने उठाए भी हैं और वोटर भी जिनसे इफेक्ट करेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? एक बड़ा मुद्दा जो जिस तरह से आपने कहा अभी कि लोकसभा चुनावों में जो अनुसूचित जाति का वोटर था वो बीजेपी से खिसका था, उसको किस तरह से मैनेज किया जाए। बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के बाद और विधानसभा से पहले वो मैनेज करने का एक बड़ा अच्छा प्रयास किया और उसको फायदा मिलेगा। जिस तरह से अनुसूचित जाति का वर्गीकरण इन्होंने किया था, ए कैटेगरी और बी कैटेगरी, एक बड़ी रैली भी इस दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान जींद में की गई, तो वो बड़ा की फैक्टर रहेगा। क्योंकि हम देखें कि जो अनुसूचित जाति ए और बी, जो दो जातियों इसका वर्गीकरण किया, अलग अलग जातियां इसमें बांटी गई हैं, तो जो बी ग्रुप में जो शामिल किए गए हैं उन जातियों को अब समझ में आया है कि ये उनके हित की बात है। तो
इसलिए वो बीजेपी की तरफ अपना रुख कर सकते हैं। उनको बड़ा एडवांटेज जो है बीजेपी को इस निर्णय का रहेगा, क्योंकि इससे पहले मैं रवि जी बता दूं आपको, ये इससे 2006 से पहले इसमें कोई कैटेगरी ऐसी नहीं थी अनुसूचित जाति के आरक्षण में। पहले भी ए और बी कैटेगरी थी, लेकिन 2006 में भूपेंद्र हुड्डा ने इस कैटेगरी सिस्टम को खत्म करके ए कर दिया था, जिस वजह से जो आरक्षण का जो कहा जाता है ऐसा कि आरक्षण का जो पूरा लाभ है वो सिर्फ रविदासिया समाज को ज्यादा मिल रहा था। बाकी जो 71 जातियां थी अनुसूचित जाति की, उनको लाभ नहीं मिल रहा था। तो अब बीजेपी ने ये कहें कि इनको दो अलग अलग हिस्सों में बांटकर इसका एडवांटेज लिया। अब दूसरी बात एक और आती है कि एक स्लोगन या कहीं एक भाषण में कहा जाता है, तमाम पार्टियां कहती हैं कि हम 36 बिरादरी की बात करते हैं। कांग्रेस भी यही बात कहती है कि 36 बिरादरी का हम साथ लेकर चलते हैं बीजेपी। लेकिन अब टिकट वितरण पर बात करें, जो टिकट दी गई हैं, जो कैंडिडेट खड़े किए हैं, उनमें आपको कहीं नहीं लगेगा कि समाज की 36 जातियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। हालांकि उसमें बड़ा अंतर है कि आप किसी एक वर्ग को ज्यादा दे रहे हैं, किसी एक वर्ग को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उन मतदाताओं में, उन वर्गों के अंदर आता है कि जिनकी संख्या कम है, वो शायद उनके वर्ग से कभी ना कोई टिकट मिली है, ना कोई विधायक बना है, और अब की बार भी वो वंचित ही हैं कि वो इंतजार कर रहे हैं कि उनको उनकी झोलियां खाली रही हैं, उनको किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। अब कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की करीब 41 से 42 सीटें ऐसी हैं जो सिर्फ 2 जातियों तक सिमटी हैं, जिनमें 29 जो है टिकट उनकी जाट और जट सीट पर रही हैं। करीब जो 12 सीटें हैं ऐसी उनकी जो अनुसूचित जाति की थी, वो रविदासिया समाज को दी गई है। अब 17 सीटों में से 12 सीटें आप एक ही वर्ग को दे रहे हैं, तो जो वोटर है उन दूसरे वर्गों का, वो समझता है इस बात को कि उनके साथ न्याय वाली जो बात कही जाती है वो नहीं हुआ। अब ये जो 2 दिन बचे हैं मतदाताओं के पास, भाषण हो चुके हैं, दावे हो चुके हैं, घोषणा पत्र खुल चुके हैं, लेकिन अब वोटर इन सभी समीकरणों को सोचेगा। बीजेपी ने क्या किया उनके लिए, कांग्रेस ने क्या किया है उनके लिए, उनको कितना प्रतिनिधित्व कहां कौन देने जा रहा है, ये सब बातें होंगी। अब आ जाए ओबीसी वर्ग। ओबीसी सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा फैक्टर है इस चुनाव में। ओबीसी की बात की जाए तो जाहिर सी बात है, बीजेपी ने जिस तरह से ओबीसी वोट बैंक उनको कहा जाता है कि हमारा मजबूत है, ये कहते दिखाई दिए थे कि हमने ओबीसी को जो है सीएम बनाया है, और एक बार फिर से प्रोजेक्ट भी किया। तमाम जितने कांग्रेस के, बीजेपी के कद्दावर नेता थे महेंद्र सिंह, वो सारे लोग ये कहते हैं कांग्रेस ने 16 टिकट जो हैं ओबीसी को दी हैं। उसके अगेंस्ट बीजेपी ने 24 टिकटें देकर ये मैसेज देने का प्रयास किया है कि हम ओबीसी को अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहेंगे। अब इससे पहले बीजेपी ने एक बड़ा फैसला और लिया था, खासकर ओबीसी वर्ग के लिए, और वो भी ओबीसी में भी कैटेगरी है जैसे बीसी ए और बीसी बी। बीसी ए वर्ग के लिए जो फैसला लिया था वो बड़ा इफेक्ट करेगा इन चुनाव पे। मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि जिस तरह से पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों के चुनाव में 8% का जो रिजर्वेशन दिया था उन जातियों को जो वंचित थी, राजनीति में उनको ज्यादा हिस्सेदारी नहीं मिलती थी, ये भी देखना आप कि ये फैक्टर भी बड़ा काम करेगा। क्रीमी लेयर का कोटा बढ़ाने की बात भी कही गई थी। ये जो क्रीमी लेयर का है, मैं इसमें मैं ये कहूंगा कि क्रीमी लेयर जो फैसला था उससे बीजेपी को नुकसान होगा, उससे ओबीसी वर्ग उससे नाराज हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के शासन में ये 8 लाख का था, इन्होंने घटाकर 6 लाख का किया। हालांकि बाद में जब नायब सैनी बने तो उन्होंने बढ़ाने की बात कही, लेकिन 9.5 साल में ओबीसी का जो क्रीमी लेयर का वो था वो 6 लाख रहा है। तो इससे सैकड़ों परिवार जो कहीं ना कहीं जो नौकरियों से वंचित जरूर हुए, जो 6 लाख से ज्यादा जिनकी आमदन थी, वो थोड़ा नुकसान करेगा। हालांकि बीजेपी ने लास्ट टाइम में इसको मैनेज करने के प्रयास किए गए और उसको बढ़ाया है, तो शायद इसको कुछ फायदा इसका मिल जाए। बिल्कुल, आपके पास है, सोलंकी जी के पास जाता हूं। सर, अब चुनाव प्रचार तो खत्म हो चुका है, अब तो शाही लगेगी, मतदाताओं की उंगली पर शाही लगेगी, वो तय करेंगे कि आखिर किसको वो बचा रहे हैं, यहाँ पर किसको बचा रहे हैं, किसके हक में मतदान करेंगे। आपको नहीं लगता कि इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर आक्रामक दिखाई दिए थे, लेकिन इतना असर कहीं शायद आपको लगता है कि दिखाई दिया है पूरे चुनाव प्रचार? ये बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि हमने इस चुनाव में देखा और शायद पब्लिक ने भी देखा है कि पहले आप 2014-2019 अगर जिक्र करें माने तो मोदी के नाम पर वोट है,
कि मेरा वोट मतलब जो आपका वोट है अगर आप मुझे देंगे तो मोदी जी हो जाएगा। ये सारा एक मोदी बड़ा चेहरा 2014 में भी हालांकि डिक्लेयर नहीं किया था, तो मोदी जी के चेहरे पे 2019 में भी चेहरा बीजेपी की तरफ से डिक्लेयर नहीं किया गया था, तो भी मोदी जी के नाम पे वोट मांगा जा रहा था। लेकिन इस बार ऐसी स्थिति हुई है, नायब सिंह सैनी को सामने रखा गया है। पहली बात हुई, पूरी तरह से डिक्लेयर किया गया और ये सियासत की ज़रूरत भी थी कि जिस तरह से आप ये एक नैरेटिव बना हुआ है मुस्लिम, जाट और एससी वोट, ये तीनों तो एक तरफा कांग्रेस को जाएंगे, एक नैरेटिव बन गया था। अब ऐसी स्थिति में बीजेपी वाले भी यही सोच रहे थे कि ये वोट बैंक तो हमारे पास आना ही नहीं। अब ये आना नहीं है और ये तकरीबन मिला के इन तीनों को मिला के 18-20% दलित वोट, 4-5% मुसलमान, ये दूसरे चीज लगा के तकरीबन 40% के आसपास वोट ये माना जा रहा था कि इतना फीसदी वोट तो पक्का हो गया। ये एक नैरेटिव बनना शुरू हो गया जिसने बीजेपी को बैकफुट पे ला दिया। बीजेपी ने कहीं ना कहीं कि ओबीसी एक ऐसा जो है कम से कम वो हमेशा हमारे साथ रहा है, उसको तो इंटैक्ट करके रखना है। तो एक चीज तो ये कि मोदी जी के नाम पर वोट इस बार नहीं दिखे कहीं मांगते हुए या कैंडिडेट ज्यादा कहते हुए। आप देखें ना कि हमने पिछले 2 चुनावों में 2019 में 370 राम मंदिर, पुलवामा हमले का जिक्र किया, ये सारी चीज राष्ट्रवाद, ये सारी चीज नहीं दिखाई दी इन्होंने। बड़ा स्थानीय सा चुनाव था और ये स्थानीय सा चुनाव लोकसभा से ही स्थानीय प्रचार था बेसिकली कि जो ये 4-5 चीजों लेकिन बीजेपी ने इस बात का काउंटर तो जरूर किया सर कि कांग्रेस जो है वो लगातार सरेआम मंचों पर कह रही है। जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में बात की गई कि जम्मू कश्मीर में जो बात सामने आई थी कि धारा 370 हटाएंगे अगर कांग्रेस आती है तो इसकी पैरवी, वो केंद्र के मुद्दों को, सेंटर के मुद्दों को जो है वो स्टेट में भी कहीं ना कहीं काउंटर करते दिखाई दी। नहीं, ये आप देखिए ना, पाकिस्तान के नारे लगे इसमें हतीम में, हतीम विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद, उसको बाकायदा वायरल किया गया। मैंने तो देखा कि अमित शाह और बहुत सारे बीजेपी के लीडर थे, उन्होंने कहा कि देखिए अभी से पाकिस्तान नारे लगने लगे, ये स्थिति है, ये धारा 370 को भी वहां से खत्म करेंगे। ये कहीं ना कहीं हमारे वोटर को, मामन खान का भी बयान आया है कि सरकार बनने दो हुड्डा साहब की, जिन्होंने किया उनके गिन के बदले लूं, ये भी बयान दिया। बयान था मामन खान का बयान रहा। हाँ, तो निश्चित रूप से ये बयान इसी तरह का नुकसान भी करते हैं। लेकिन लोगों के जहन में तमाम चीजें हैं सर। सत्ता पक्ष ने जो बात कही, विपक्ष ने जो बात कही, लोगों के जहन में जरूर है। लोग, एक बात मानी जाती है कि बीजेपी का जो वोटर है वो साइलेंट वोटर है, वो ज्यादा हो हल्ला नहीं करता है, वो सिर्फ शाही लगवा के आता है, वो नतीजों के बाद ही जो है। एक और बात है रवि जी कि 2005 से यदि हम हरियाणा की नब्ज को समझें, जो सरकार केंद्र में रही है उसी पार्टी की सरकार हरियाणा में रही है। हरियाणा का ये मूड रहा है कि वो ज्यादातर जो है अंगेस्ट नहीं रहा है सरकार के, हालांकि हिमाचल में होता रहता है। लेकिन इसमें 2005 में जब केंद्र में कांग्रेसी सरकार बनी तो उसके बाद हरियाणा में भी कांग्रेसी सरकार बनी। 9 में भी ऐसा हुआ कि केंद्र में कांग्रेसी सरकार बनी और हरियाणा में भी कांग्रेसी सरकार। लेकिन 14 में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी मोदी के नेतृत्व में, तो हरियाणा में भी बदलाव। हालांकि उस समय जो कैंपेनिंग चला था वो यही चला था कि हुड्डा तीसरी बार आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 31-32 सीटें जरूर लेकर गए थे वो, इतने ज्यादा मतलब कि ये कहें कि इतना ज्यादा विरोध भी नहीं था, बावजूद उसके प्रदेश में सरकार नहीं बनी। अब दूसरी ये बात करें कि 19 में भी ऐसा ही हुआ कि इसके सेंटर में बीजेपी की सरकार आई तो यहाँ भी आ गई। अब क्योंकि 2024 में सेंटर में बीजेपी की सरकार बन चुकी है, आपको क्या लग रहा है? डबल इंजन अब की बार चलेगा? ये डबल इंजन अब की बार नहीं, बड़ा एज तो है। देखिए डबल इंजन को लेकर जो कांग्रेस के नेता हैं सवाल उठा चुके हैं कि डबल इंजन फेल हो गया, अब इसको बदलने की हरियाणा का बड़ा वोटर इस चला। बात को समझता है, दिल्ली के करीब रहता है, हरियाणा का वोटर समझता है कि दिल्ली में अगर मेरी भागीदारी होती है, सीधा काम जो होते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं, अगर भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं कि हमने काया पलट किया है इसका
हरियाणा का हमने जो काम किया वो इसी वजह से कर पाए क्योंकि दिल्ली का साथ था। मेट्रो इस लाए बार थे, मेट्रो से बहादुरगढ़ तक लाए थे, वो इसीलिए तो लेकर आए थे, सरकार सेंटर के सहयोग से एम्स लेकर का आए थे। जो भी है तो इस तरह की स्थिति। और यहाँ जिस तरह से आप देखो ना रोडों का जिस तरह से जो कनेक्टिविटी थी, भारतमाला की बात करें, 152 डी की बात करें, तमाम अभी चीजें- 2 दिन पहले हिमाचल से सांसद अनुराग ठाकुर यहाँ आए थे, तो उनसे मैंने सवाल किया था कि भाई हिमाचल के क्या हाल है, आपकी सरकार चलेगी, कांग्रेस की आ रही है। तो उन्होंने सीधा जवाब यही दिया था कि हिमाचल दिवालियापन की तरफ बढ़ रहा है, सरकार के पास कर्मचारियों को पेंशन और तनख्वाह देने के पैसे नहीं। अमरिंदर जी उठाया क्या ओपीएस क्या ये के असर मुद्दे पर करेगा? बात करें। ओपीएस का जो मुद्दा था उसको बार बार हरियाणा में बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जो ओपीएस हिमाचल में दिया था, पड़ोस के राज्य में ओपीएस की मांग कर्मचारी करते आ रहे हैं, कर्मचारी जरूर नाराज है सरकार से, वो इस बिना पर कि एनपीएस है, ओपीएस को लागू करेगा। कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में कहा है, घोषणा पत्र में कहा है कि हम जो है ओपीएस लागू करेंगे। वजह यही है कि जितने भी कर्मचारी हैं लगातार खुले मंचों पर, लगातार सोशल मीडिया पर ये बात कहते आए हैं कि वो ओपीएस के समर्थन में जो है वोट करे, यानी बीजेपी के विरोध में वोट करे, इस तरह की बातें सामने आई है। दूसरी तरफ बीजेपी कहती आई है कि ओपीएस तो वहां लागू किया गया था, वहां के हालात हमने देखे हैं। लगता है सर कि अफेक्ट करेगा इस ये मुद्दा? निश्चित रूप से ये चीजें देखिए, आप किसानों की बात करें, एमएसपी देने की 24 बात है, फसलों पर एमएसपी 24 फसलों पे एमएसपी देने की बात है, लेकिन फिर भी कांग्रेस इस बात को भुनाने की कोशिश पूरे चुनाव के दौरान की कि किसानों की भी सरकार नहीं है, किसानों को कुर्बानियां देनी पड़ी। और दूसरी बड़ी चीज बच्चों की, जवानों की बात करें, जो ये अग्निवीर वाला मसला है, इसको भी एक बार फिर लाना पड़ा। चुनाव के दौरान ही कहा गया कि देखिए हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जवान होते हैं, हरियाणा से शहादत देते हैं, और उसके उनके साथ इस तरह का वो कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों नहीं। और आपने देखा भी होगा बीजेपी ने उसका जवाब भी दिया सरकार ने कि हमारे यहाँ कोई भी अग्निवीर वो बेरोजगार नहीं रहेगा, उसे नौकरी दी जाएगी। इसी तरह से ओपीएस का मसला, ये जाहिर सी बात है जो कर्मचारियों का, जवानों का, किसानों का, ये एक बड़ी रीढ़ है हमारे यहाँ। चाहे वोटर की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, ये सारी चीज़ें, चाहे ये जो चुनावी मसले हैं, मुद्दे हैं, उनमें एक बड़ा फैक्टर होते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो एज है, जो इनकी नाराजगी का एज है, वो तो कांग्रेस को मिलता दिख ही रहा है। ये चुनाव बड़ा जो है दिलचस्प है। इस चुनाव में भाई बहन एक सीट पर है, समधी समधन जो है वो अलग अलग जगहों पर है, अलग अलग पार्टियों में, भाई बहन अलग अलग पार्टियों में है, यानी परिवार के लोग, रिश्तेदारियों के लोग वो अलग अलग पार्टियों से चुनाव मैदान में है कि एक जगह जीतेंगे दूसरी जगह हारेंगे, या दूसरी जगह जीतेंगे एक जगह हारेंगे। अनिरुद्ध चौधरी और श्रुति चौधरी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, मैं शक्ति रानी शर्मा और कुलदीप शर्मा का जिक्र कर रहा हूँ सर। यहाँ पे गन्नौर से हैं कांग्रेस की टिकट पर शक्ति रानी शर्मा, जो कि हरियाणा जनचेतना पार्टी से थी, उसके बाद ज्वाइन की थी उन्होंने बीजेपी, और कालका से जो है चुनाव मैदान में है। लगता नहीं है कि काफी जो है ये दिलचस्प चुनाव है? ये तो लोकतंत्र का ही तो शानदार पहलू होता है, और अमूमन हर चुनाव में, हर जगह, हर स्टेट में, देश में इस तरह की स्थिति देखी जाती है कि एक ही परिवार से अलग अलग पार्टियों में, हम कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई को क्यों भूल जाते हैं, वो चंद्रमोहन बिश्नोई, चाचा भतीजे, वो अलग इस तरह की स्थिति है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाते हैं। लेकिन परिवारवाद में एक और चीज़ खास देखने को मिली, बीजेपी अमूमन इसको एक हथियार बनाती है, एक परिवारवाद। लेकिन इस बार मैं उदय वाहन जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे बात हो रही थी कि बीजेपी लगातार यही बात कर रही है कि अगर आप लोग आए तो परिवारवाद आएगा आपका, बोले उनका परिवारवाद देख लीजिए ना। तो उन्होंने यही बात की, श्रुति, किरण चौधरी, आरती राव को टिकट दी गई। आरती राव को टिकट दी गई। हालांकि एक और चीज, कृष्णपाल गुर्जर अपने बेटे के लिए मांग रहे थे, लेकिन उनको नहीं दी गई। धर्मवीर भी मांग रहे थे। धर्मवीर भी मांग रहे थे। तो ये परिवारवाद इस बार में इतना बड़ा विषय खुद बीजेपी के वोटर्स को ही नहीं दी गई। रवि जी, तो एक बात हो रहा है को ही नहीं दी कि गई। इस बार के लिए, जैसे हम कहें कि अहिरवाल बेल्ट और जीटी रोड बेल्ट ये बीजेपी के लिए मजबूत माने जाते थे, और जाटलैंड कांग्रेस के लिए मजबूत माना जा रहा था। लेकिन इन चुनावों में ऐसा पेच जो है फंसा है कि जाटलैंड की सीटों में कांग्रेस को जूझना पड़ रहा है, और बीजेपी के लिए जीटी रोड बेल्ट की जो अपना गढ़ है उसके बचाने के लिए आप सोनीपत का जिक्र तो नहीं कर रहे हैं? मैं पूरी जीटी बेल्ट का सोनीपत की बात कर लीजिए, पानीपत की बात कर लीजिए, ये पूरा बिल्कुल सही कहे महेंद्र जी ने, बड़ी अच्छी बात की।
अहिरवाल में आप देखिए, लेकिन सर एक चीज और है, अहिरवाल में विगत चुनाव में 23 सीटें थी। अगर इस बैच की बात करें 5 जिलों की, आप पंचकुला से शुरू करके पानीपत तक जाएंगे, 23 सीटों में से 12 पर जो है बीजेपी का कब्जा था, 9 सीटों पर कांग्रेस थी। लेकिन इस बार तो स्थिति जो है कहीं विपरीत है। नहीं, ये वही तो है, इसको बड़ा मुश्किल है इस सारी चीजों को ना, कैलकुलेशन को आप देखिए। जैसे फरीदाबाद है, गुड़गांव है, अहिरवाल है, यहाँ भी बीजेपी का मजबूत है सिस्टम रहा है, हमेशा से रहा है, पिछले 10 साल से हम देख ही रहे। लेकिन आप देखिए ना सोनीपत में ये जैसे में जैसे बहादुरगढ़ है, बादली है, इसमें भी ओम प्रकाश धनखड़ जिस तरह से संजय कबलाना को बीरी भेजा गया, वहाँ उनको एक मजबूत टक्कर दे रहे हैं। बहादुरगढ़ में जिस तरह से माहौल बना हुआ है, राई गन्नौर गोवाना, ये सोनीपत की सीट है। वहाँ अमूमन ये माना जाता है कि हुड्डा साहब का, ये कहा जाता है कि ये रोहतक सोनीपत है, हुड्डा साहब की 2 आंखें हैं। और वहाँ इस तरह से मामला ऐसे बिल्कुल कांटे की टक्कर हो जाना, ये अपने आप में इतना विचित्र सा चुनाव है जिसमें केवल एक ही सीट कह सकते हो कि जो कंफर्म है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो उसके अलावा बिल्कुल समझ लीजिए। देखिए हरियाणा की आज बात करें, पर भी संशय के बादल ये कहते हैं कि 75 जो सीट है विधानसभा की, उनमें कोई ये दावा नहीं कर सकता कि कौन कैंडिडेट जीत रहा है। सिर्फ एज की बात हो सकती है, ये स्पष्ट रूप से कोई नहीं कह सकता। और ये भी इस बार के चुनाव में बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा कि जो मार्जिन है, जो विनिंग मार्जिन है, वो बहुत कम रहने वाला है। पिछली बार हालांकि 25 सीटों ऐसी थी जहां 5000 से कम मार्जिन था, इस बार ये सीटों की संख्या 25 से बहुत ज्यादा होगी, जहां विनिंग जो मार्जिन होगा वो 5000 से कम रहने वाला है। अब मेरे मन में एक सवाल आया कि कोई भी मैच होता है, दंगल होता है, या इस तरह के चुनाव होते हैं, उनसे एक उम्मीद होती है कि कोई नया स्टार खिलाड़ी जन्म लेगा, परफॉर्मेंस के आधार पर, अपनी योग्यता के दम पर नया मिलेगा कुछ। ये एग्जाम है कि कौन टॉप करेगा। अब इन चुनावों में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को अपनी कोई नई लीडरशिप तैयार करने में कामयाब है, कोई नहीं। हालांकि बीजेपी ने अपना सिस्टम रिवाइव करके नई पीढ़ी को सौंपने का जो है कदम उठा लिया है कि चाहे वो मुख्यमंत्री बदल दिए गए, इसके अलावा मोहनलाल बिडोली को अध्यक्ष बना दिया, वो भी एक नई शुरुआत कर दी। लेकिन कांग्रेस जो है वो अभी भी उन्हीं 2-4 चेहरों में अभी तक तो संगठन भी नहीं बन पाया था। हालांकि रवि जी एक बात और है, इस बार जिस तरह से आपने बताया कि 72 सीटें कांग्रेस ने भूपेंद्र हुड्डा के खेमे को दी हैं, भूपेंद्र हुड्डा के कहने से दी हैं, लेकिन 7 टिकट ऐसी हैं हरियाणा में जो राहुल गांधी की टीम से, भवानी खेड़ा की बात करें, भवानी खेड़ा, और आप इन 7 टिकटों को किसी भी लिहाज से नजरअंदाज नहीं कर सकते। और ये जो रायता जो कांग्रेस में अमूमन फैलता है, इस रायते को खत्म करने के लिए राहुल गांधी की टीम की ये एंट्री हरियाणा, बड़ी दिलचस्प बात थी सर। 78 लोगों ने आवेदन किया भवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र से, अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित रिजर्व का है। 78 में से एक को भी टिकट नहीं दी गई। 79वां ऐसा कैंडिडेट जिसने आवेदन भी नहीं किया था, 5000 रुपए जिन्होंने फीस जमा करवाई थी, उनको बुलाया ही नहीं गया। 79वां उम्मीदवार प्रदीप नरवाल के तौर पर उतार दिया गया चुनाव में। प्रियंका का बेहद नजदीक प्रदीप नरवाल की जो पृष्ठभूमि है वो यही है, उसका उनका फायदा मिलता है। अमूमन ऐसा नहीं है, देखिए जमीन पे आप काम करते हैं, उसका फायदा तो मिलता है। कांग्रेस के जो यात्रा थी उसकी भी अगुवाई की थी हरियाणा में, बहुत कम लोग जानते हैं। हमें ऐसे लगता है कई बार कि कोई व्यक्ति को ऊपर पैराशूट से उतारा, लेकिन वो उन्होंने उसने कहीं और मेहनत की हुई होती है, ऐसा नहीं है। किसी को भी कोई भी चीज ऐसे ही नहीं मिल रही है। क्या कांग्रेस में आपको लगता है सोलंकी जी की कोई नई लीडरशिप जो है अब निकल के आएगी इन चुनावों से, या तैयारी की है कांग्रेस ने कि हम अगली बागडोर इनको सौंपेंगे? राहुल गांधी ने एक बात कही थी सर, राहुल गांधी ने एक बात कही थी, आपको ध्यान होगा 2 दिन पहले, कि यहाँ जो है सारे कांग्रेस में सारे के सारे बड़े हैं, कोई छोटा नहीं है, किसी के नेतृत्व में चुनाव नहीं है। एक बात यहाँ अहम जो है कही थी, उसके क्या मायने लिए? देखिए रणदीप सुरजेवाला के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, जयप्रकाश के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो परिवारवाद की बात हुई, नई लीडरशिप निकालने के लिए क्या नई लीडरशिप? आप देखिए ना, भूपेंद्र हुड्डा लगातार जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा को आगे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये तो होती है ना कि राजनीतिक विरासत को अल्टीमेटली तो आपको रिटायर होना है,
अल्टीमेटली आगे सौंपनी है चीजें, और यही तीनों लीडर्स की तरफ से दिखे। ये भी लीडरशिप है, इसको आप लीडरशिप नहीं कहेंगे। चलिए एक आखिरी सवाल मैं यहाँ एक बात कह दूं फिर रह जाएगी। ये जो सिनेरियो बन रहा है ना, जिस तरह का कंफ्यूजन है, हालांकि ये एकदम लगा था कि कांग्रेस की कहीं लहर, लेकिन अब जो लग रहा है, मैं यही सवाल पूछ रहा था कि जो शुरुआत में लग रहा था कि कांग्रेस 70 पार 75 पार जाएगी, सीधा मैंडेट मिलेगा, क्या वो स्थिति आज की तारीख में ऐसा लगता है आपको? नहीं, वही तो देखने वाले, उसी पे तो मैं शुरू में यही बात कही। लेकिन इस सारे में एक जो की प्लेयर होंगे वो अभय चौटाला साबित होंगे इस बार 10 सीटों की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बार कम सीटों की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। हाँ, और आप देखिएगा अगर इस तरह का ही जो माहौल बना हुआ है, जो कंफ्यूजन सा बना हुआ है, जो श्योर नहीं है, कुछ श्योरिटी नहीं है, उसका कहीं ना कहीं इस पूरे गेम का जो खिलाड़ी जो उभरेंगे कहीं ना कहीं नतीजे, आपका इशारा ये नतीजे अप्रत्याशित होंगे? अप्रत्याशित हो सकते हैं निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरह की चीजें बन रही थी शुरू में, जो आपने बात कही कि एक मन सा बन गया कि बीजेपी को हराना है, पर एंटी इनकम्बेंसी वो जो मुद्दे हैं कहीं ऐसे लग नहीं रहा कि पूरी तरह से। बिल्कुल। ये एक बड़ी चीज जो ये बगैर खर्ची बगैर पर्ची है ना, ये अब भी हावी हो रही है। 2019 में भी बीजेपी के लिए बड़ा फेवरेबल और जो बयानबाजी आई है उसके परिप्रेक्ष्य में अभी भी मैं एक बड़ी हैरानी की बात है, किसी भी गांव में आप बात कर लो, अमूमन लगभग 5000 के करीब गांव हैं, उसमें से जो आसपास बड़ा गांव है उसमें आप बात कर लो, वो कोई ना कोई गांव तो ये कहेगा कि मेरे यहाँ से 5 लगे, मेरे यहाँ से 7 लगे। पहले ऐसा नहीं होता था। ये बड़ा मतलब इतना बड़ा फैक्टर है कि यार नौकरियों के लिए भाई हम कहाँ वहाँ चक्कर काटेंगे, भूपेंद्र हुड्डा के रोहतक चक्कर काटेंगे, पंत मार्ग पे जाएंगे। नौकरी तो उससे आ रही है, कॉल लेटर से आ रही है, वो साइन करवाने से नहीं आ रही। बिल्कुल। तो ये चीज कहीं ना कहीं साइलेंट एक वोटर है, वो जो बीजेपी का वोटर। चलिए, तमाम मुद्दों पर हमने बात की है। 2 एक्सपर्ट पूरे हरियाणा को इन्होंने नापा है, सिरसा से लेकर पंचकुला तक गए हैं, पंचकुला से लेकर के अगर मैं बात करूं दूसरे तमाम छोर को रेवाड़ी तक गए हैं। हरियाणा आज इन तमाम पहलुओं पर चर्चा लगातार करता रहा है। चुनाव के दौरान अलग अलग बयानबाजियां भी रही, चुनाव के दौरान कई सारे मुद्दे भी उठे, कई नेताओं ने पार्टी भी छोड़ी। अशोक तंवर ने आज ही जो है एक बार फिर से कांग्रेस को ज्वाइन किया है, कांग्रेस का दामन थामा है। ऐसे में नेताओं की बयानबाजियों का कितना असर होगा 5 तारीख को लोग तय करेंगे। और इस बीच लगातार हरियाणा आज इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करता रहेगा। सबसे पहले बताएगा कि आखिर किस सीट पर कौन उम्मीदवार आगे चल रहा है। 8 तारीख से पहले हम चुनाव के नतीजों पर लगातार चर्चा करेंगे। देखते रहिए हमारे खास पेशकश, बने रहिए हरियाणा आज पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, राम राम।